अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सत सवेरा में मैं मौजूद हूँ आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए, हसीन बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए, एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ, जिसका मैं समझती हूँ कि इस वक्त के हिसाब से, जिस वक्त हम एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए इस मौजू को चुना गया है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोना से कब्ल दौड़ती ज़िंदगी और कोरोना के बाद वाली ज़िंदगी। इस वक्त जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम वो जानने की अपने मेहमानों से कोशिश करेंगे कि क्या तब्दीलियां आई हैं। 19 दिसंबर 2019 से कब्ल की अगर हम बात करें तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इस तरह से ज़िंदगियां बदल जाएंगी, इस तरह से हमारे लाइफस्टाइल्स बदल जाएंगे, इस तरह से हमें घरों तक महदूद कर दिया जाएगा। इंसानी रवैयों पे उसके क्या असरात होंगे, जॉब्स के लिए तंगी होगी, मतलब आपको घर में महदूद रहना पड़ेगा, फ़िज़िकली आप कहीं जा नहीं सकते, आपकी तमाम जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, कारोबार जो है वो बंद हो जाएंगे और इवन कि आपको आपस में भी सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी तब्दीली, और यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या हमें हमेशा ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी होगी या हम जो हैं वो आने वाली ज़िंदगी में सोच सकते हैं कि हम वापस जो कोरोना वबा आने से पहले की ज़िंदगी थी वो गुजार सकते हैं। और आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि जो कोरोना वबा जिसने इंसानी रवैयों पर बहुत बुरी तरह जो है वो मुतासिर हुई है, किस तरह से इंसानी रवैयों पर मुतासिर हुई है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। जो भी नाजरीन हमें देख रहे हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि इस कोरोना वबा में आपको क्या मुश्किलात जो हैं वो दरपेश आईं। अपने मेहमानों का भी तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज मौसम के हवाले से जान लेते हैं कि आज मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। मुजफ्फराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। जी नाज़रीन, मौसम के हवाले से आपने जाना, आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वबा की, उस पेंडेमिक की कि जिससे हम पिछले 2 साल से गुजर रहे हैं। ज़िंदगियां जो हैं वो दरहम बरहम हो चुकी हैं, इंसानी रवैये तब्दील हो चुके हैं। क्या हम हमेशा यही ज़िंदगी गुजारेंगे या हम कोरोना वबा से पहले जो ज़िंदगी गुजार रहे थे उस पर हम वापस जा सकेंगे? और थोड़ी हम वैक्सीनेशन पे भी बात करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट रेज हुआ है। क्या लगवानी चाहिए, क्या नहीं लगवानी चाहिए, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, इस पर भी आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। तो आज के मौजू पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं, आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर सज्जाद खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज की हमारी दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप कंसल्टेंट क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट हैं, वजीहा ज़फ़र साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। और तीसरी आज की हमारे मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ, आप सोशल वर्कर हैं, आलिया सैयद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वबा पर, उसके असरात पर, उसके कितने नुकसानात हुए हैं, क्या क्या जो है वो असरात मुरतब हुए हैं इंसानी रवैयों पर, उसकी आदत पर, क्या हम उसको बदल सकते हैं? तो डॉक्टर सज्जाद खान, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी और पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले मौजू के हवाले से पहले कि कोरोना वबा से कब्ल जो ज़िंदगी थी और मौजूदा जो हमारा लाइफस्टाइल है, किस हवाले से आप देख रहे हैं? थैंक यू अरूज। अनफॉर्चुनेट हमें जो है वो किसी भी चीज़ का जो है वो समझ आती ही नहीं है और किस तरह हमारी लाइफ चल रही है हमें नहीं पता।
हम कैपिटल में समझे बैठे हुए हैं, यहाँ पे खुदा ना खासा इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अगर आग लग जाए तो इनके पास सीढ़ियाँ ही नहीं हैं, कोई ऐसी चीज़ें ही नहीं है कि आग आप बुझा सकें। तो ये पेंडेमिक तो बहुत बड़ी बात है, हर 100 साल बाद जो है ये पेंडेमिक आता है और इस तरह फिर ये कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं इससे आ जाती। पहले जो ज़िंदगी थी आप ये देखें कि जैसे गाड़ी का पहिया दौड़ रहा होता है, इसी तरह हम भी दौड़ रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। 2020 26 फेब को जब पहला केस आया तो उसके बाद हमें पता चला कि हमारे घर वाले भी कोई चीज़ होते हैं, वरना हम मोबाइल की दुनिया में खो गए थे। आईटी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, मगर हमें अपने रिश्ते जो है वो खो दिए हमने, और हमें पता ही नहीं चल रहा था कि लाइफ किस तरफ चल रही है। और सारा दिन इतना व्हाट्सएप आता है और उसको हम बगैर तहकीक किए आगे सेंड करते चले जाते हैं, जिससे हमारी मेमोरी भी लॉस हो रही है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने सारा दिन किसी को क्या सेंड किया और हमें क्या पता चला। मतलब वो एक से एक आप ग्लोबल दुनिया में 1 मिनट में कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँच रही हैं। और कभी हम सोचते थे कि लाइव हम एक दूसरे को बात कर लेंगे देख के, तो अब ये बिल्कुल आम सी चीज़ हो गई। अब ये देखें कि ज़िंदगी कोरोना से पहले बहुत फास्ट थी, फिर एकदम 1 साल, तो जो पहला साल था उसमें तो बहुत ही खौफ आया। अब लोगों को खौफ नहीं रहा, आदत हो गई है, लोगों को आदत हो गई है। फिर ये है ना कि आप ये देखें कि बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा हो गई है। हम मैं ये समझता हूँ अनफॉर्चुनेट, हमें जितना करना चाहिए या जितनी हमें एड आ रही है हमारे लोगों तक नहीं पहुँच रही, पता नहीं वो कहाँ पे चली जाती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि जो दिहाड़ीदार मज़दूर है वो बेचारा 2 टाइम की रोटी से भी आता है, उसके 5-6 बच्चे हैं, तो वो खाना भी ही नहीं उनको प्रोवाइड कर पा रहा। तो अब कोरोना में ये लाइफ जो है हमारी अजीबो गरीब हो गई है, डकैतियाँ इसमें बढ़ गई हैं, क्योंकि जब आपको काम नहीं मिलेगा तो आप कुछ ना कुछ स्ट्रीट क्राइम जो है वो आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो वहाँ पे जब ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी तो एक माशरे में अजीब सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो आप ये देखें, जहाँ आप अपनी शिकायत लेके जाते हैं वो इतना हमें सिस्टम से लड़ना पड़ता है कि वो पेंडिंग पे पेंडिंग चला जाता है। एक जज के ऊपर 30 से 40 लाख केसेस होते हैं, वो ख़त्म ही नहीं होते। मतलब वो कई साल से चल रहा है। बच्चे ने अगर किया है तो पता नहीं दादा का केस वो लड़ रहा है, फिर उससे उसके बच्चे लड़ रहे हैं। तो वो ये हमारा सिस्टम जो है वो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस पेंडेमिक से किस तरह निकल पाएंगे। कोई तरीका हमें बताया जाए, कोई सिस्टम हमें बताया जाए कि 2 वक्त की रोटी जो हमारा निचला तबका है उस तक पहुंचनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत काम कर रहे हैं, मगर जस्ट ये थोड़ी सी चीज़ें हमें पनाह बनाने से ये नहीं कि हम पूरा चीज़ों को कवर कर लेते हैं, ठीक है। मुखय्यर ज़रात भी जो हमें सुन रहे हैं और मज़ीद आगे आएँ, क्योंकि अगर आपने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई, गोया पूरी इंसानियत की आपने ज़िंदगी बचा ली। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें यह है कि हमें लड़ना है, मगर इर्द गिर्द जो लोग हैं इनकी मदद भी करनी है। सही। तब जाके हम जो है ये कोरोना की वबा से निकल सकते। पेंडेमिक से लोगों के रोजगार, क्योंकि गुर्बत आ गई, वसाइल कम थे, तो इस तरह लोगों के रवैयों पर भी बहुत तब्दीलियां आई हैं। ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन ये बहुत ज़्यादा हो। सही। मैं आपके पास वापस आऊँगी, वजिया आपकी जानिब आऊँगी। आप इस सिचुएशन को किस तरह से देख रही हैं कि इतना जो है वो ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई एक तरह से, और इंसानी रवैयों पर भी इसका बहुत असर हुआ है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। स्पेशली अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्पेशली जिनको पहले से एंजाइटी या डिप्रेशन रहा वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। और कोई भी पेंडेमिक आता है, जैसे फिजिकल वो हमें इफेक्ट करता है, सेम पैरेलल वो हमें मेंटली भी उतना ही इफेक्ट करता है, हमारी रोज़मर्रा रूटीन को बहुत इफेक्ट करता है, पर्सनालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इंसान के अंदर जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो बहुत एक्टिवेट रहता है। विलिंगनेस बहुत इसमें मैटर करती है कि गुजरते टाइम के साथ आप ग्रोथ पे कितना काम करते हैं। पहले भी आप देखें जितनी पेंडेमिक्स आए, ज़माना बदलता है, हर कुछ टाइम के बाद कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन ग्रोथ जो है वो बहुत मैटर करती है। किसी भी तरह के हालात में अगर हम माइंडसेट ये बना लेते हैं कि अब यही हालात रहेंगे, हम इससे निकल नहीं सकते, या हम ये समझें कि हम कैद हो गए हैं, एक पिंजरे में बंद हो गए हैं, तो वो चाहे थोड़े से बुरे हालात हो या ज़्यादा, हम उससे बाहर नहीं आ पाते। लेकिन इसी हालात में आप देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत आगे भी गए हैं, जिन्होंने अपने आप को गिरने नहीं दिया, संभाला है। तो आई थिंक हिम्मत और हौसला बहुत मैटर करता है। और स्ट्रेटजीज जो हैं, इंसान अशरफुल मखलूकात है और उसका दिमाग जो है वो उसी की बस बेस पे जो है हम सबसे अफजल हैं। हमारी आपकी विल पावर बहुत जरूरी है। मुश्किलात तो आती हैं, उसका सामना कैसे करना है वो आपको जो है वो पता होना चाहिए। आलिया साहिबा, मैं आपकी जानिब भी वापस आऊँगी, लेकिन एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और फिर ब्रेक के बाद वापस आके इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगी कि क्या मुश्किलात और इनसे निकलना कैसे है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।
बैक जी। हम बात कर रहे हैं कोरोना वबा की, इस पेंडेमिक की इंसानी रवैयों पर क्या इसके असरात मरतब हुए हैं। और अगर हम रेशो की बात करें तो लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की जानिब बहुत ज़्यादा रेशो में जो है वो जा रहे हैं। आलिया, अब मैं आपकी जानिब आऊँगी कि आप जो है, सबसे पहले तो मैं मौजू की तरफ ही जाना चाहूँगी कि कोरोना वबा को अगर आप देख रही हैं, इस सिचुएशन को देख रही हैं, और इससे पहले की ज़िंदगी, किस तरह से आप इस तमाम सिचुएशन को बयान करेंगी? बहुत शुक्रिया। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस वक्त के हिसाब से, और हमें चाहिए कि हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, क्योंकि हम जितनी दफ़ा बात करेंगे इसकी एक नई जहत, नया एंगल, नया आस्पेक्ट निकल के सामने आएगा। मैं अपने काम की वजह से, क्योंकि मैंने यूएन के साथ हेल्थ न्यूट्रिशन के बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है, थ्रू आउट पाकिस्तान काम किया है, बड़े बड़े मुश्किल इलाकों से लेके और बहुत आसान जगहों तक। सही। तो मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करूंगी जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, और एक कहानी की सूरत में करूंगी। नीना और सादिया दो बहनें हैं। उनमें से एक बहन की शादी जो है वो लोअर मिडिल क्लास में हुई है। सही। और दूसरी जो है वो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है शादी के बाद। सही। दोनों बहनों ने ग्रेजुएशन की है। जब पेंडेमिक आया तो दोनों अपने अपने हालात के मुताबिक अपने बच्चों के साथ आराम से रह रही थी। पेंडेमिक के बाद में जब घरों पे बैठना पड़ा तो सादिया के बच्चे जो थे वो नेट के, और वो खुद भी सबके सब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में का शिकार हो गए। उसके मुकाबले में नीना का जो ख़ानदान था, उन्होंने इस वबा को गनीमत जाना, और उन्होंने वो वक्त जो उन्हें मैसर आया था घर पे, उसे एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से स्पेंड करने की ठानी। अब हम ये देख रहे हैं कि मार्च में जब पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ और ये वबा फैलनी शुरू हुई, और अब तक में दोनों के ख़ानदानों में क्या फ़र्क आया है। सही। सादिया और उसकी फैमिली और उसका शौहर जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का शिकार हुए, उन्होंने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को और उठने बैठने को, जिस्मानी किसी भी चीज़ को बहुत कम कर दिया, बहुत ज़्यादा मुरगन खाने खाए। 1 साल के बाद में उनके हालात बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं, ना जहनी तौर पे ना जिस्मानी तौर पे। सही। आपस की लड़ाइयाँ, झगड़े, इसके अलावा मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो कि यानी कि यहाँ पे भी यही मैटर जो है वो आप रेस कर रही हैं कि अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने किस सिचुएशन को किस तरह से लेके चलना है। एक तरफ लोग पॉजिटिव भी उन्होंने बहुत अवेल किया और नेगेटिव भी, और दूसरी बहन जो नीना छोटी है, उन लोगों ने क्योंकि अच्छे तरीके से वक्त गुजारा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो मीडिया का जो इस्तेमाल था उसको एक हद में रखा। उन्होंने घर पे सादा ग़िज़ा की तरफ ध्यान दिया, उन्होंने जिस्मानी वर्जिश की तरफ तवज्जो की। इन बातों का नतीजा ये निकला कि ये वबा उनके लिए एक बहुत बड़ी रहमत बन गई। तो यही बिल्कुल हाल अगर हम अपने पूरे माशरे को और सोसाइटी को देखें, दुनिया में इस तरह की वबाएं तकरीबन 100 साल के बाद ज़रूर आती हैं। सही। ये इंसान को झंझोड़ने के लिए आती हैं, कुछ समझाने के लिए आती हैं। ये एक सिक्के के दो रुख हैं और आपको दोनों चीज़ें नजर। सही। आलिया, मैं आपकी जानिब वापस भी आऊँगी और आपसे मज़ीद भी जानूंगी। सजाद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। कोरोना वबा ने इंसानी ज़िंदगियों पर और समाजी जो असरात हैं उन पर क्या असरात जो हैं वो डालें? चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेट, टॉलरेंस लेवल जो है वो लोगों का ख़त्म हो गया। बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जब आपके पास वसाइल नहीं होंगे और मसाइल बढ़ते चले जाएंगे तो फिर यही चारों चीज़ें जो है, गुस्सा और इरिटेट होना जो है वो आम हो जाता है। छोटा बच्चा भी आपकी बात नहीं सुन रहा होता। सही। क्योंकि आप ये देखें कि नेट के ऊपर ही पढ़ाई आ गई है सारी, और पेपर उन्होंने फिजिकल लिए। बच्चे इससे भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हुए कि पढ़ाया हमें नेट के ऊपर गया, पेपर आपने फिजिकल ले लिए, और जो 40% जो एग्जाम्प्ट किया था उन्होंने सब्जेक्ट्स में से, वही पेपर में दे दिया। सही। ठीक है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपने बेटे का कि एफएससी में उन्होंने एग्ज़ाम दिए, जो उनको 40% कहा गया था कि ये नहीं पढ़ना, 60% गवर्नमेंट ने कहा था कि ये पढ़ें। जो नहीं पढ़ाया उसके एग्ज़ाम ले लिया। अब मुझे ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन होगा कि आगे हमारे बच्चे चल सके। मुझे तो ये नहीं लगता कि 2 साल में कोई अच्छे डॉक्टर या कोई इंजीनियर बन सकें। क्या पढ़ाई हुई है और नेट के ऊपर क्या पढ़ाई, हमें इस सिस्टम का ही नहीं पता था। सही। ठीक है, एक तो बच्चों की आपने फीस पूरी कॉलेजेस में भी देनी है, नेट वाले को भी देनी है, आईफोन भी लेके देना है, तो ये पेरेंट्स के ऊपर एक अजाफी बोझ डाल दिया गया। इसका कोई हल नहीं है। सारी चीज़ें खुली हुई हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। ये कब खुलेंगे? ये क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती है। ठीक है, अब जुलूसों का क्या मकसद है मुझे बताएं। किसी भी किस्म के जुलूसों का क्यों परमिशन दी जाती है? ठीक है, जब आप कहते हैं जी
कोरोना इतना ज़्यादा इसका 4 वेरिएंट प्लस आ गया है, तो अब ये जुलूस क्यों निकलें, हर जगह पे स्ट्राइक्स क्यों हो रही हैं? लेकिन यहाँ पे फिर वही बात हो रही है कि आपने जैसे बात की, टॉलरेंस है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, चिड़चिड़ापन आ चुका है। जैसे कि आपने वसाइल की भी बात की, ये इंसानी, अगर हम नफ्सियात की बात करें, मैं आपकी जानिब आऊँगी। वजीर अज़ीज़ सज्जाद साहब ने कहा कि नफ्सियात पर, चिड़चिड़ापन, वसाइल की कमी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग गैजेट्स की जानिब जा रहे हैं। अब ये नफ्सियात पे कितना बड़ा असर है, पेरेंट्स पे कितना असरअंदाज हो रहा है कि जब वो बच्चों को जो है वो वसाइल नहीं दे पा रहे, कि उन्होंने क्लासेस भी जो है वो जाहिर सी बात है मोबाइल पे लेनी है या टैबलेट पे लेनी है, लैपटॉप्स पे लेनी है, और वो उनको वो नहीं जो है वो दे पा रहे, तो कितना जो है वो नेगेटिव असर पड़ रहा है? यहाँ पे दो पहलू अगर हम देखें, दो पहलू आ रहे हैं। एक ये कि जो प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरे जो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। जो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे डेफिनेटली वो फाइनेंशियल क्राइसिस और उस लिहाज से अगर हम देखें तो वो ओवरऑल पूरा इफेक्ट कर रहा है उनके ऊपर। ठीक है कि उन बच्चों के मामले में पेरेंट्स बहुत हसास होते हैं, और जब वो देखते हैं कि वो एजुकेशन, हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि हम अच्छी तालीम दें, और वो बेसिक रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी कर पा रहे जो अभी गुजरते वक्त की एक रिक्वायरमेंट है, तो वो ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं, ज़्यादा टॉर्चरस फील करते हैं। और मैंने ये भी देखा कि पेरेंट्स हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे की तालीम मिस ना हो, और इस पहलू को अगर ये पार भी कर लें जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, दूसरी चीज़ आती है फिर वही टैब। अब जहाँ पे पेरेंट्स ने स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट रखा था, बच्चों के ऊपर रोक टोक रखी थी, अब वही चीज़ क्लासरूम्स के अंदर जो बच्चा पढ़ता था वो ख़त्म हो गई। अब वो टैबलेट जिससे यूज़ करने से मना किया जाता था वो ऑल द टाइम सामने है। 6 आवर्स 5 आवर्स की तो क्लास होती ही है, मिनिमम भी करें तो 4 आवर्स की होती है। तो उसकी वजह से भी बच्चों की भी मेंटल अगर कंडीशन की बात करें बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रही है ओवरऑल। जैसे मैं ब्रेक में भी आपसे बात कर रही थी कि इस पेंडेमिक से हर तरह का तबका, हर तरह के लोग, हर तरह का रिलेशन अफेक्ट हुआ है, चाहे वो पेरेंटिंग हो, चाहे वो पार्टनरशिप की बात करें, चाहे वो जॉब की बात करें, करियर आ जाए, चाहे वो आपस में एक फैमिली बॉन्ड हो, हर तरह से। लेकिन वही चीज़ मैटर करता है कि हम गुजरते वक्त के साथ साथ खुद को कितना जो है ना एडजस्टेबल कर रहे हैं, कितना फ्लेक्सिबल कर रहे हैं। जी, मैं आपकी जाने वापस भी आऊँगी, आपसे ये भी जानूंगी कि गुजरते वक्त के साथ ठीक है हमें इस सिचुएशन को संभालना तो है, लेकिन उसके दूसरे भी एस्पेक्ट्स हैं, उस पर भी नज़र करने की ज़रूरत है। आलिया, मैं आपकी जाने पाऊँगी, आपने जैसे सुना कि ये बात हो रही है कि जी चिड़चिड़ापन आ रहा है, बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, वसाइल जो है जो पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनके अलग असरात हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं उनके अलग असरात हैं। आप इसको किस तरह से देख रही हैं? अच्छा, मैं एक बात कहूँगी, कहते हैं ना कि ज़िंदगी की राह में आने वाला अंधेरा गार का नहीं होता, वो सुरंग का होता है। लेकिन ये बात वो लोग जानते हैं जो हौसले से सफ़र तय करते हैं। मैं मानती हूँ कि ये एक स्याह वक्त है, सही अंधेरा है, काली रात है, लेकिन अगर इसमें हम गौर करें ना तो ज़्यादातर जो हमारे खौफ है ना वो बस खौफ ही हैं। एक साल गुजरा, माशाल्लाह कहाँ फ़र्क पड़ा? हाँ, कुछ जगह बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई हैं, मसलन दिहाड़ीदार मजदूर, मसलन बच्चे, जो सबसे बड़ा एज ए नेशन एक कौम की हैसियत में हमारा है कि हमारे जो स्टूडेंट थे बच्चे, उनके ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। लेकिन उसमें एक दूसरा एंगल भी आया है कि ऑनलाइन टीचिंग है या कुछ है, उसमें आप जो वक्त बाहर गुजार रहे थे, जो पैसे आप गाड़ियों वालों को दे रहे थे, वहाँ तक जा रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे थे, बच्चों के लंच बॉक्सेस के खर्चे थे, वो भी तो कम हुए हैं। बिल्कुल। और उन सारे टाइम को, उन सारी चीज़ों को आप बच्चों की तरबियत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, तालीम तो थी, मैं मानती हूँ कि पेंडेमिक से पहले तालीम थी, ज़ोर शोर से थी, बच्चे सुबह सुबह चले जाते थे, दोपहर तक वहाँ रहते थे, फिर ट्यूशन्स पे चले जाते थे और रात हो जाती थी। सही। लेकिन इस पेंडेमिक के बाद एक फ़र्क ये पड़ा कि बहुत सारे माँ बाप की और एज ए नेशन हम सबकी आंखें खुली कि बच्चों को सिर्फ तालीम की नहीं, तरबियत की भी ज़रूरत हो। सही। और ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कहते हैं ना, एवरी थ्रेट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, तो हम इसमें से अपॉर्चुनिटी भी तो निकाल सकते हैं और बहुत से लोग निकाल रहे हैं। हम माशी तरफ आए तो मुझे बताइए कि ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम्स, हर वो शख्स सही यानी जो कमा सकता था उसमें, और अगर उसके पास एक बाइक या इवन साइकिल भी है, वो कुछ ना कुछ अर्न कर यानी कि यहाँ पे यही बात है कि जिसने इस सिचुएशन को पॉजिटिवली लिया है वो जो है वो अवेल कर गया है। और बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस भी हैं क्योंकि लोग, वसाइल, गुर्बत आ गई, रोज़गार ख़त्म हो गया, उसके भी असरात जो हैं वो इंसानी रवैयों पर पड़े हैं। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।
खुशामदीद जी। हम बात कर रहे हैं कोरोना वबा, उससे कबल की ज़िंदगी, उसके बाद की ज़िंदगी। एक दौड़ती ज़िंदगी को जब ब्रेक लगा तो एहसास हुआ कि रिश्तों की क्या अहमियत होती है, घर वालों की क्या अहमियत होती है, एक साथ बैठकर जब आप बातें डिस्कस करते हैं उसका क्या असर पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ जब हम दूसरी तरफ नज़र डालते हैं तो कहीं हमें ये भी देखने में नज़र आता है कि अब जो ज़िंदगी है वो सिर्फ एक गैजेट्स तक महदूद रह गई है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे नौजवान हों या चाहे बड़े हों, सब जो है वो एक टेक्नोलॉजी में जो है वो कैद होकर रह गए हैं। तो आलिया, मैं आपकी जानिब आऊँगी। एक तो आप अपनी बात भी कंटिन्यू करें। आप बता रही थी कि जी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसने अपनी ज़िंदगी को अवेल कर लिया वो उसने किया भी है, मगर साथ ही साथ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। तो अगर मैं बात करूं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की वसाइल की जो है वो बहुत कमी आई, तो आप इसको किस तरह से देख रही हैं कि जिन लोगों के पास वसाइल हैं ही नहीं वो किस तरह से इस सिचुएशन के साथ जो है वो लेके चलें? अच्छा देखिए, ज़िंदगी के साथ हार और जीत लगी हुई है। ये नहीं हो सकता कि हम इससे भाग सकते हैं। सही। आप ग्रे एरिया में नहीं रह सकते। जिंदगी में या तो हार है या जीत है। सही। मान लिया तो हार गए, ठान लिया तो जीत गए। सही। तो ये भी ठानने का वक्त है। ठीक है, वसाइल की कमी है, लेकिन उन वसाइल की कमी को बहुत सारी जगहों के ऊपर, बस देखिए जब हर चीज़ बंद थी ना, तब भी ऑनलाइन ग्रोसरी को देने वाले आपके पास मौजूद थे, आ रहे थे। ठीक है, जो मोटरसाइकिलिस्ट जिन्होंने के डिलीवरीज करनी थी वो आपके पास पहुंच रहे थे। बहुत सारी जगहों के ऊपर ऐसे लोग एम्प्लॉय हुए जो बेरोजगार थे, जिनके पास करने को कुछ नहीं था, और वो घर घर पे पकी पकाई खाने की तैयार चीजें दे रहे थे। यानी कि हमें इस सिचुएशन से निकलने के लिए ठान लेनी है कि हमें निकलना ही देखिए, निकलना। जो जब कभी भी पूरी दुनिया किसी ऐसी बड़ी चीज की लपेट में आती है ना, तो ये कौमों के बनने बिगड़ने का वक्त होता है। सही। और अगर हम अपने मजहब के हिसाब से बात करें तो हमें बहुत अरसा पहले बहुत सारी बातें समझाई गई थी कि आने वाले वक्त में क्या क्या चीज़ें। सही। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आलिया ने कहा कि हमें निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता हैं और निकलने के लिए हमें विल पावर की ज़रूरत है। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि बच्चों को अगर हम देखें, हम नौजवानों की बात करें, बड़ों की बात करें, ठीक है वो बड़े हैं, वो कर रहे हैं, तो उन पे जो इफेक्ट्स हो रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो बच्चे, जो नर्सरी, जो प्राइमरी के बच्चे हैं, उन पर बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। उनका फ्यूचर आप किस तरह से देख रहे हैं? फ्यूचर अरूज, मैं तो समझता हूँ कि अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक घर वाले खुद एग्जाम्पल नहीं बनते तो बच्चे आपको फॉलो करते हैं। आप 2-3 बजे तक जो है वो अपने मोबाइल पे लगे हुए, तो बच्चे भी खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और बच्चे मोटापे की तरफ जो है, क्योंकि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि इस तरफ आ रहे हैं। ना कोई गेम्स हैं, वो इंडोर गेम जो हैं वो पीसी के ऊपर अपनी गेम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो उसमें ये है कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो इसका कोई सलूशन हमें देखना होगा कि हफ्ते में 2 से 3 बार बच्चों को ऐसे SOPs के साथ जो है वो आप ग्राउंड्स में ले जाएं। ठीक है, और ऐसे स्कूल बंद होने चाहिए जो कि 5 मरला 10 मरला पे हैं, जिनके साथ स्कूल की ग्राउंड की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ऐसे स्कूल्स को मैं समझता हूँ बंद कर दें। क्योंकि हम जब पढ़ते थे, हमारे PT पीरियड्स होते थे, हर किस्म की स्पोर्ट्स मैंने खेली हुई स्कूल कॉलेज में। ठीक है, आज का बच्चा जो है सुबह 10-20 kg का वज़न उठा के सेकंड फ्लोर पे उसकी क्लास है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो उसमें ये बताएं कि ग्राउंड नाम की कोई चीज़ नहीं है इन स्कूल्स में, और बच्चों को खेल की तरफ रागे भी नहीं है। जिन कौमों के जो ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल वीरान होते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल जो आबाद हैं ग्राउंड वीरान होते जा रहे हैं। हमें ये चीज़ें देखनी है कि हमारा कल आने वाला सेफ किस तरह है। तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ जो है बच्चों को रागिब करें, मास्क वगैरह जो है पहने। अनफॉर्चुनेट हम लोग फ़ायदा उठाने वाली कौम है कि 2005 में अर्थक्वेक आया तो हमने कफन महंगे कर दिए, और कोरोना में 2020 में जो मास्क मतलब 2 रुपए का था वो हमने 100 रुपए का बेचा। ये चीज़ें कौम तभी बनती है जब एहसास हो। एहसास हमारे अंदर ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो हम हाई लेवल्स पे ले जाते हैं। ये समझें कि अगर मेरे पास कोई बच्चा बीमार आता है ना, तो मैं समझता हूँ मेरा बेटा है। जब ये एहसास मेरे अंदर नहीं होगा, अगर कोई बड़ा आदमी आता मैं कहता हूँ मैं बीमार हूँ, तो फिर ही आप सही तरीके से उसको दर्द पेन लेके आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपने उसकी जेब पे नज़र रखी हुई है तो फिर जो है वो शिफा आपके हाथ से उड़ जाती है। आप कोशिश करें कि जितना आप अपनी तरफ से अपना हिस्सा डाल सकते हैं, तो फिर ही हमारा कल आने वाला सेफ है। दूसरे के बच्चों को भी अपना बच्चा समझें, और घर में ही तरबियत जो है वो ये है कि लेट नाइट ना सोएं, जल्दी उठने की कोशिश करें। हम देर से सोते हैं, अपनी रूटीन्स को जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, चेंज करने की ज़रूरत है। वजह जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की कि
फ़िज़िकल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, फ़िज़िकल हमारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बच्चे जो है वो एक कमरे तक महदूद रह गए हैं, ग्राउंड्स हमारे पास ख़त्म, इसका नफ्सियात पे कितना असर पड़ता है? बल्कि हम तो कहते हैं कि अगर आपको मेंटली हेल्दी रहना है तो आप फिजिकली, बॉडी है ना एक सिस्टम है, चलती रही, काम करते रहेंगे, चलता रहेगा जिस्म, एक्टिव रहेगा तो ब्रेन भी हेल्दी रहेगा। तो उसमें क्या है कि बच्चा, स्पेशली बच्चे की तो एज ही ग्रोथ की होती है, अब उस ग्रोथ की एज में एक स्क्रीन के आगे बैठा है। इवन के अगर आप रिसर्च भी देखें तो 24 मंथ्स ओल्ड, इससे पहले अगर आपने बच्चे को स्क्रीन दी है तो हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई मेंटल डिस्टर्बेंसेस ना आए कॉग्निटिव लेवल पे। ये तो रिसर्चेज इस पे भरी पड़ी हैं। और फिजिकल ग्रोथ की भी एक अलग स्टेजेस हैं। तो अगर हम बात करते हैं, आप नफ्सियात की बात करते हैं, तो बहुत हद तक हम डिपेंडेंट हैं अपनी फिजिक के ऊपर। हम कितना अपनी बॉडी को यूज़ कर रहे हैं, कितना उससे काम ले रहे हैं। अगर हम एक जगह बैठे हैं, खा रहे हैं, या वर्क फ्रॉम होम की भी बात करते हैं, हम एक ही सीट पे बैठे हुए हैं पूरा दिन, तो इससे हो ही नहीं सकता कि हमारी नफ्सियात हमारे जिस्म पे इफेक्ट ना आए। तो और दूसरी बात डॉक्टर साहब ने कही कि बच्चे तभी करेंगे जब बड़े एग्जाम्पल सेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़े अपने कोई रूटीन बनाएं जिस हद तक। तो जैसे क्या वजह है कि बड़े भी जो हैं वो बिल्कुल ही एक जगह लग के रह गए हैं ना, उनको बच्चों, मतलब जाहिर सी बात है बच्चे भी अपने गैजेट्स में मसरूफ़ हैं, बड़े भी अपने गैजेट्स में मसरूफ़ हैं, क्योंकि तमाम जो है वो बोर हो चुके हैं अपनी ज़िंदगियों से। तो क्यों जो है पेरेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि वो बच्चों को इस जानिब राग़िब करें? कोपिंग स्ट्रैटेजीज़, हम कॉपिंग स्ट्रैटेजीज़ की तरफ आना ही नहीं चाह रहे हैं। हम उसकी चीज़ की तरफ जा रहे हैं जो हमारी आसानी है। हम हर चीज़ में आसानी देखते हैं, और वो आसानी चाहे बेशक हमें डैमेज करे, हम ना अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, हम इग्नोर कर रहे होते हैं। पता हमें होता है नुकसानात, सब चीज़ हमें पता है। हम टीवी चैनल्स देख रहे होते हैं, हम अखबार पढ़े होते हैं, हम रिसर्चेस पढ़े होते हैं। अब एप्लीकेशन के लिए आपको उस चीज़ की अपनी विल पावर चाहिए। अगर आप ये समझेंगे कि देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, एक दिन से क्या होता है, आप एक दिन की रूटीन बनाएं, उसके बाद ही आप चलेंगे। लेकिन अब ये सोचेंगे कल, हम लोग डिले भी बहुत करते हैं, कल कर लेंगे, आज ये काम है, परसों कर लेंगे। तो जो प्रिंसिपल है ना, कायदे-ए-आज़म का भी एक कॉल है कि आप प्रिंसिपल जितना रखते हैं अपने लाइफ में, आप प्रिंसिपल के थ्रू चलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उतनी ही सक्सेसफुल आपकी लाइफ रहती है। तो वजिया, आप ये समझती हैं कि कोरोना से जो पहले की ज़िंदगी थी उसमें, और क्या लोग पहले इसी तरह फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, कोरोना वबा के आने के बाद जो है वो ये सिचुएशन हुई, या लोग जो है बस सुस्त रवि का शिकार थे? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कोरोना से पहले तो मैं मजबूरी होती है ना, 7 बजे तो जाना ही है ऑफिस, 7 बजे तो स्कूल उठ के जाना ही है। तो आप एक दफ़ा बेड से निकल गए तो मेंटली फिर आप कहते हैं ये भी कर लेते हैं। माजरत के साथ मैं आपसे यहीं से कंटिन्यू करूँगी, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद आके यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे कोरोना वबा में मौजूद इंसानी रवैयों की, कैसे वो तब्दील हुए, और फिर ये बात हुई कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो वजिया, मैं आप ही की जाने वापस आऊँगी। एक तो आप अपनी बात को भी कंटिन्यू करें, जैसे मैंने सवाल किया कि क्या कब जो कोरोना वबा आने से कब ज़िंदगी थी, क्या वो उसमें भी सुस्त रवि थी या पेंडेमिक आने के बाद ये बढ़ी है? जिस तरह से हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज या बाकी एक्टिविटीज़ की, तो पहले जैसे मैं बता रही थी कि पहले तो हमें एक रूटीन बनी हुई थी, हमें सुबह उठना है, जाना है, काम करना है, दिन को इस टाइम सोना है, फ्रेंड्स, वो सब चीज़ें वैसे ही प्लान्ड हो जाती हैं अगर आप एक दफ़ा सुबह उठ जाते हैं। और रात को सोने की भी रूटीन एडजस्ट हो जाती है। बच्चे भी स्कूल जा रहे थे, पेरेंट्स भी इसलिए खुश थे कि एक रूटीन बनी हुई थी। तो रूटीन ऐसी है कि हम एक चीज़ है ना ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो उसमें फिर हम एडिशन कर लेते हैं। लेकिन आप अक्सर ये देखिए छुट्टी के दिन बच्चों की क्या रूटीन होती है, हमारी अपनी क्या रूटीन होती है छुट्टी के दिन, ठीक है। तो द पॉइंट इज़ कि जब इससे पहले की बात करें तो वो एक रूटीन सेट थी, हमें एक जिम्मेदारी का एहसास था, और काफ़ी हद तक मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ भी बेहतर थी। अभी क्या है कि अभी की जो रूटीन है उसमें हम कोप नहीं कर पा रहे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे। बच्चों ने माइंड में रख लिया अब छुट्टियां हैं, ठीक है, बच्चों का तो माइंड सेट ये बन चुका है क्योंकि डेफिनेटली बच्चे हैं, तो वो उनको आप जितना मर्जी रियलाइज करवाएं, उनके जहन में ये आता है हमने कहीं जाना तो नहीं है, सुबह स्कूल तो नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए एवरीडे संडे। और ये कितना बुरा असर डालता है, क्योंकि ये हमने हमेशा सुना है कि जितनी जल्दी आप सुबह उठेंगे उतनी ज़्यादा आपकी हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन आजकल अगर
देखा जाए तो लोग आधा दिन गुजर जाने के बाद उठते हैं। इसीलिए तो हमारे अंदर थकावट का एहसास, सर दर्द रहना बहुत कॉमन हो चुका है, हमें याद नहीं रहती, चीज़ें भूल जाती हैं, हम फोकस नहीं कर पाते हैं। फिर इसके अलावा उकताहट हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। और दूसरा, हम वेदर को भी हम काउंट करते हैं कि वेदर भी कुछ इस तरह से अब आ चुका है, तो वो भी हमारे मूड पे बहुत इफेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें हम खुद को कितना ज़्यादा ज़बरदस्ती लेके चलते हैं। देखिए, शुरू में ना आपको प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को, बाद में हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम जब माइंड को प्रिपेयर नहीं करते, वहाँ से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वहाँ से हमारी बॉडी को थकावट की, रेस्ट करने की आदत हो जाती है, और जब आप उसको काम पे लगाते हैं तो वो लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। यानी कि एक रूटीन सेट करने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप को तैयार करेंगे दिन के लिए तो आप हर काम जो है वो ईजिली कर सकते हैं। आलिया, जैसे कि रूटीन की भी बात हुई, अब मैं बात करूँगी फूड की। जैसे ऑर्गेनिक फूड की बात करें, बहुत ज़्यादा असर होता है खाने का, जब आप खाते हैं आपकी हेल्थ पे बहुत जो है वो अफेक्ट करता है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि ऑर्गेनिक फूड कितना ज़रूरी है, जहाँ पे हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें जहाँ पे हर चीज़ जो है वो हमें प्योर नहीं मिल रही है? सुकरात एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी था, उसने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है, आप वो होते हैं जो आप खाते हैं। अच्छा। तो यकीनन ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपनी खुराक में तब्दीलियाँ लाएं। सबसे पहली बात तो समझने की है कि जो लोग इस गफलत के ख्वाब में पड़े हुए हैं कि ये सब कुछ बिल्कुल ख़त्म होके पहले जैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा। ये एक नया लाइफस्टाइल है और हम सबको इसे अडॉप्ट करने की, इसे समझने की और इसके मुताबिक तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। सही। इसके मुताबिक देखिए, हम कोई नई नौकरी कर लेते हैं, हम किसी नए स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, हमारे घर कुछ मेहमान आ जाते हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, क्या इन तमाम मौक़ों पे हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं आते? बिल्कुल। क्या घर में पकने वाले खानों में फ़र्क नहीं आता? सही। इन सब चीज़ों में आता है। सही। यही बात समझने की है कि अब हमें ज़रूरत है कि हम अपनी इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने वाले खुराक खाएं। और हम बहुत खुश नसीब हैं, हम दुनिया के उस खत्ते में रहते हैं जहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनसे हम इस बीमारी का बहुत अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं। सही। तो आलिया, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि आपने भी अभी यही बात की कि इसी लाइफस्टाइल को अपनाना है। अगर हम 2020 की बात करें तो WHO के सदर ने भी ये दुबई में बयान दिया था कि जी इसी लाइफस्टाइल को अपनाना है। तो क्या वाकई हमें अब सारी ज़िंदगी इसी लाइफस्टाइल के साथ चलना है या हम कुछ बेहतरी की जानिब जा सकते हैं? हम यकीनन बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन लाइफस्टाइल इससे मिलता जुलता ही रहेगा। सही। देखिए, आप यकीनन जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं, देखिए बहुत सारी किताबों के रेफरेंसेस आए। हम खुद बचपन में साइंस फिक्शन बड़े शौक से पढ़ते थे, हमें पता था एक वक्त आना है जब बायोलॉजिकल वॉरफेयर आ जाएगी। आप इस्लामी हवाले उठा के देखें तो वबा आने के इशारे और पेशन गोइयाँ पहले से मौजूद थी, लेकिन साथ में हमें यह भी बताया गया था कि इन चीज़ों से हम किस तरह महफूज रह सकते हैं और बच सकते हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं। आपका क्या ख्याल है, हम वबा से इसलिए कम मुतासिर हुए कि हमने बड़ी एहतियातें की? ऐसा नहीं है। सही। हमारे बहुत से लोग हैं जिन्होंने एहतियातें उतनी नहीं की, हालांकि हमें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन हमने हर चीज़ खा डाली। सही। बहुत सारी नेचुरल ऑर्गेनिक खुराक जो थी वो हमारे हिस्सा बनी। और अब सबसे बड़ी जो थीम लाइन और बीट लाइन वो इस वक्त में यही है कि हम में से जो प्रोसेस फूड को जितना ज़्यादा छोड़ देगा, सही, अपने रूटीन को बेहतर बनाएगा, सही, और नए तौर तरीकों को समझने की कोशिश करेगा, सही, उसके मुताबिक वो चीज़। इस वक्त में हमारी सेहत का एक बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो सोशल मीडिया के साथ है, जो हमारा इस वक्त सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। यानी कि अपनी रूटीन को सेट करने की ज़रूरत है। जब आप रूटीन सेट करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ भी जो है वो ठीक होती चली जाएगी और आप मेंटली भी जो है वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से दूर चले जाएंगे। सज्जाद साहब, आपकी जानिब आऊँगी कि जैसे कि बात हो रही है कि ऑर्गेनिक फूड की भी बात हो गई जी, फिज़िकल की भी बात हो गई। मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि घरेलू आपका अंदाज़ होता है, घरेलू माहौल होता है, वो इस कोरोना वबा से कितना मुतासिर हुआ है? देखिए, जैसे अलिया ने बात की इम्यूनिटी की, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं इम्यूनिटी होती क्या है। बिल्कुल। ये शोर डाला हुआ इम्यूनिटी, अच्छी इम्यूनिटी आपके स्टोमक में होती है। आप जब तक सिट्रस फूड लेते रहते हैं आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। विटामिन सी ये वाहिद विटामिन है जो कि आपकी बॉडी में नहीं ठहरता, आपको ऑफ एंड ऑन लेना पड़ता है। आपके मूड को स्विंग करता है। सही। और हमें डेली बेसिस पे जो फ्रेश लेमन है वो एक लेमन जो है स्क्वीज़ करके एक गिलास पानी अपने पास रख के घूंट पीना चाहिए। ये आपके ब्लड थिनर भी है, ब्लड प्रेशर को लेवल्स करता है, आपके मूड को अच्छा रखता है। हमें ये सिट्रस फूड जितना हम लेंगे उतना अच्छा है। फिर हमारे घर में किचन में लौंग होता है, इसके 2 लौंग की अगर हम कहवा थोड़ा
थोड़ा बना के पी लें या इसकी भाप भी अगर रोज़ाना लें तो ये भी हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा कर देता है। हमें ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी। अब रोज़ाना की बेसिस पे चने, निहारियाँ, हलवा, पूरी जो है ये हमारा ट्रेडिशन एक बन चुका है कि नाश्ता भी बाहर से आएगा। ख़ासतौर पे हमारे जो लाहौर के लोग रहने वाले हैं बहन भाई, वो दिन में 1 से 2 मरतबा बाहर का खाना वो लोग खाते हैं। तो ये अब जो ऑयल है, मैंने एक दफ़ा देखा खड़े होके कि 500 पूरियाँ जो हैं वो बन चुकी हैं, ऑयल कम नहीं हुआ। सही। वो पता नहीं प्लास्टिक का ऑयल था का क्या चीज़ थी वो। अगर घर में आप 4-5 पूरियां बना लें तो वो ऑयल ख़त्म हो जाता है। तो उसको मैंने पूछा, मैंने कहा भाई इतनी पूरियां, मैंने काफ़ी देर से आपको ऑब्जर्वेशन, अच्छा जितना काला कार्बन होता जाता है आपको कैंसर होने के चांसेस होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बारबेक्यूज़ खाते हैं उसमें जो है कोयले का जो कालापन लगता है वो भी हमें कैंसर की तरफ लेके जाता है। वो लोग कहते हैं जी हम ऑयल नहीं खाते, हम तो बारबेक्यू डेली खाते हैं, तो उससे भी अवॉइड करें। तो डॉक्टर साहब क्या वजह है कि आजकल की जो हमारी नौजवान नस्ल है या हम बच्चों की भी अगर बात करें, वो जंक फूड की जानिब जो है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है बनिस्बत ऑर्गेनिक फूड के, अपने घर की वेजिटेबल्स? उसमें ये जंक फूड को अगर आप तर्जमा करें तो कचरा है। सही, इसके मीनिंग कचरा है, ठीक है जी। अब वो जो उसमें चिकन डल रहा है उसमें जो फीड डाली जा रही है, अगर कोई बनता देख ले तो कभी चिकन जो अपने घर ना लेके आए। सही। और इतना वो 40 दिन में जो 2 किलो का बन जाता है, देसी 6 माह में भी जो है आधा किलो का नहीं होता। सही। वो खुद नहीं भागता, हमारे बच्चों को क्या भगाना है। उसने कोशिश करें कि रेगुलर बेस पे जो है वो चिकन अपने घरों में, खासतौर पे जिन घरों में लड़कियां ज़्यादा हैं, PCOS बीमारी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत ज़्यादा अनमैरिड बच्चियों में आ गई है, वहाँ पे शेवर चिकन ना लेके आए। हफ्ते 10 दिन बाद आप देसी चिकन जो है वो बना लें, फ़िश को तरजीह दें। अब लोग डर जाते हैं कि गर्मियों में फ़िश नहीं खानी। मेरा ट्रैवल रहता है बाहर के मुल्कों में, गर्म तरीन इलाकों में मैं जाता हूँ, दुबई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, तो वहाँ 12 महीने सी फूड खाया जा रहा है और 12 महीने जो है वो ड्राई फूड खाया जा रहा है। यहाँ पे तो ये कहा जाता है कि इस महीने में नहीं खानी, बस रे जिसमें नहीं है तो रेग वाले महीने में, सितंबर में आप खाएं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। और गहरे पानियों की मछली हमें खानी चाहिए, फार्मी फिश ना खाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि हमें ऑर्गेनिक फूड की जानिब आना है, जंक फूड से पीछा छुड़ाना है। पेरेंट्स को ज़रूरत है कि वो अपने बच्चे को किस तरह से जो है वो ऑर्गेनिक फूड की जानिब लाते हैं। एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे वैक्सीनेशन की, कि वो क्या लगवाना ज़रूरी है क्या नहीं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं कोरोना वबा, इस पेंडेमिक में क्या रवैये रहे, और फिर हमने बात की कि खाने को किस तरह से हमने तब्दील करना है, हमें प्रिजर्व्ड फूड की बजाय ऑर्गेनिक फूड की जानिब किस तरह से जाना है। जब घर में जो है ऑर्गेनिक फूड आएगा, ऑटोमेटिकली जब आप रूटीन अपनी सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ भी जो है वो बेहतरी की जानिब आएगी। अब हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की, कि वैक्सीनेशन लगवाना क्या ज़रूरी है क्या नहीं। डॉक्टर सज्जाद साहब, आपकी जानिब आऊँगी, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी कि आपका वैक्सीनेशन के हवाले से क्या नज़रिया? अरूज, डबल माइंड लोग हो गए हैं, कुछ कह रहे हैं लगा लें, कुछ कह रहे हैं ना लगाएं। एक्चुअली ये है कि EPI प्रोग्राम में 9 बीमारियां हैं जो कि 2 साल के अंदर अंदर हमें वैक्सीन कर दी जाती थी। हेपेटाइटिस B भी अब उसमें शामिल कर दिया गया। जब वो वैक्सीन बनी तो उनके पीछे 8-8, 10-10 साल की मेहनत थी, फिर वो वैक्सीन जो है वो बनी है। मगर आप ये देखेंगे वो बीमारियाँ फिर भी हमें ज़िंदगी में होगी, जैसे वुपिंग कफ है, काली खांसी फिर भी हो जाती है, मीजल्स खसरा हमें फिर भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा जो दुनिया में बातचीत के ऊपर चल रही है वो ये कह रहे हैं कि डेड वायरस से बनाया गया, अब इसकी म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। जो वायरसेस अपनी चेंज करते हैं उसकी वैक्सीन ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होती है। बट ये है कि लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों से जो है इसकी मोटिवेशन दी जा रही है कि आपकी सिम बंद हो जाएगी, सैलरी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें ये है कि हमारे लॉ में तो नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं किसी के साथ, बट ये है कि अगर आपकी लाइफ थ्रेटनिंग है, आपकी लाइफ को ख़तरा है, रिस्क है, तो हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं हमारे ऊपर, अगर वो ये समझते हैं कि हमारी कौम के लिए अच्छा है तो उनको लगवाना चाहिए, ठीक है। उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। उसमें ये है कि रेगुलर बेसिस पे जिन लोगों को लगाया है, कुछ वैक्सीन जो है वो आपको 70 to 80% प्रोटेक्शन दे रही है, कोई 90% दे रही है। तो उसमें ये है कि जो लोग फौरी तौर पे बीमार होकर वेंट पे चले जाते थे उनकी थोड़ी सी बचत है। जो लोग ये वैक्सीनेशन के 2 डोज लगा रहे हैं, अब 1 डोज भी आ गई है इसकी,
दुनिया में 1 डोज भी लगा रही है, मगर ये कि बूस्टर डोजेस का भी दुनिया में बताया जा रहा है कि 2 डोजेस के बाद तीसरी डोजेस भी। तो ये इसमें थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि ये क्या बूस्टर डोजेस हमें लगानी पड़ती चली जाएंगी, क्या ये 6 माह के लिए चाहे साल के लिए। तो मीडिया एक ऐसा चीज़ है कि जिसके ऊपर आके मुख्तलिफ डॉक्टर्स को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि 2 डोज के बाद आपको बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो वो लगवाएं। क्योंकि आप ये देखें कि आप भी मूवमेंट करते हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, सब लोग मूवमेंट करते हैं, फिर भी लोगों को कोरोना हो रहा है जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है। बिल्कुल तो वो लोग तो खुश नहीं होते कि हमने तकलीफ भी उठाई, वैक्सीन भी कराई, फिर भी हमें कोरोना हो रहा है, मगर वो शिद्दत नहीं होती उनको कंपेयर उन लोगों के जिन लोगों ने नहीं लगवाई, उनकी शिद्दत जो है वो कम होती है जिन्होंने लगाई है। सही। वजीहा, आपका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वैक्सीनेशन? बिल्कुल ऐसा ही है, डबल माइंड लोग हुए हुए हैं काफ़ी हद तक, और इसमें देखा जाए तो जो इंटेंसिटी की बात की जा रही है इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेफिनेटली इंटेंसिटी देखी जाए। जैसे पहले जो है वेंटिलेटर पे शिफ्ट हो जाएं और काफ़ी डेज तक, मंथ्स तक वो चीज़ चली जाती थी, लेकिन अब ये है कि जितने भी लोगों को हुआ है उसकी शिद्दत में कमी आई है। बाकी ये है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन और जो आपको बेहतर लगता है उस हिसाब से आप उस चीज़ को करें। सही। आलिया, आप क्या कहेंगी? एक तो वैक्सीनेशन और दूसरा आप चूँकि सोशल मीडिया पर भी बात करना चाह रही हैं, उस हवाले से भी जानना चाहूँगी कि सोशल मीडिया को क्या किरदार रहा, क्या एस्पेक्ट्स हैं उसके जिसके जो हमें यूज़ करने चाहिए? अच्छा, पहले सवाल वैक्सीनेशन रिलेटेड लगवाना चाहिए है इसलिए क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई हल मौजूद नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपकी खुराक अच्छी है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है, अगर आप मस्बत सोच के साथ लगवा रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यानी कि सोच भी मैटर करती है। आप अपनी खुराक का ख्याल रखें। अगर आप किसी वक्त में बीमार हैं, कोई दूसरी दवा ले रहे हैं, तो जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो ये बात बताएं। इसके अलावा कुछ हमारी खुराकें हैं, बड़े गोश्त की कलेजी हम कह रहे हैं हम ले रहे होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, हड्डियों का सूप होता है, यखनी होती है जो आप ले रहे होते हैं, ये चीज़ें मदद करती हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, बिल्ड करती हैं। वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। सही। अब सोशल मीडिया के हवाले से बता दें कि सोशल मीडिया के हवाले से आप बात करना चाह रही थी। मौजूदा दौर को देखा जाए ना, अब हम सोशल मीडिया के बगैर नहीं रह सकते। सही। वक्त कभी भी पीछे पलट के नहीं जाएगा, अगर पलट के चला भी जाएगा तो इन गैजेट्स के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। सही। लेकिन उसके साथ ना कुछ नई वोकैबुलरी, कुछ नई टर्म्स इस वक्त में सामने आ रही हैं जिन्हें हमें भी समझने की और उनको अप्लाई करने की ज़रूरत है। मसलन कुछ वर्ड्स जो कि आप लोग सुनते होंगे और यकीनन वाकिफ़ होंगे, फोमो का एक वर्ड है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सही। अच्छा, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या आप बार बार अपने सोशल मीडिया को चेक कर रहे होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में फिर वर्ड आ गया जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। सही। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि पूरे वक्त आप ये चेक करते रहें कि कितने लोगों ने आपको लाइक किया या नहीं किया। और इसके अलावा जैसे अब डिजिटल डिटॉक्स कैंप बन रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो वो उनका क्या कॉन्सेप्ट है कि आप मीडिया को उतना इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है। सही। और कुछ औकात दिन के ऐसे होने चाहिए हैं जब आप कतन इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल इसी तरह से जैसे इस वक्त में लोगों को बेख्वाबी का और इंसोम्निया का, नींद ना आने का मर्ज बहुत बढ़ रहा है, तो उसका सिंपल सा एक सोल्यूशन ये कि सोने से 1 घंटा पहले आप हर तरह के डिजिटल डिवाइसेस को अपने से दूर करें और सोने और जागने के औकात में इनको अपने से दूर रखने के अलावा फौरी तौर पे इस्तेमाल मत करें। सही। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे तरीके से जो आलिया ने बताया, सोशल मीडिया का भी बता दिया इस वबा में, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मुआशरती सतह पर अगर हम बात करें तो कोरोना ने दुनिया को किस तरह से बदला है? धर्म भरम कर दिया सारा कुछ। आप ये देखें कि फ़्लाइट्स जो हैं, मुझे अब हर महीने ट्रैवल करना होता था, तो इसकी वजह से मुझे खौफ आ जाता है कि 14 दिन मैं दूसरे मुल्क जाके क्वारंटाइन पहले करूँगा, फिर मैं अपने पेशेंट देखूँगा, फिर मैं वापस आऊँगा। तो इस वजह से मैंने वो ऑनलाइन ही सर्विस जो है वो रखी है। तो ये देखिए ना कि ये आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो जो आपने अपने सिस्टम में रखी होती है कि मैंने ये करना है नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट ईयर में, 6 माह बाद ये है, वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। ठीक है। और मूवमेंट जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। मतलब ये कि लोगों के एक तो रोज़गार भी आप ये देखें कि बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा हैं, और जिनको साल 6-6 माह हो गए हैं उनके वीज़े भी ख़त्म हो गए हैं। तो ये भी एक ज़हनी अज़ियत और स्ट्रेस और टेंशन, फिर उनको यहाँ से अगर ट्रैवल करना है तो 14 दिन किसी और मुल्क में जो वो भी पैसे देने हैं। अब इंग्लैंड आपने जाना है तो 5 लाख रुपया यूके में आपने दे के फिर आगे जो है 14 दिन क्वारंटाइन करना है। और ये कितने इश्यूज़ हुए कि जी आपने टिकट करा ली है मगर बाद में पता चला कि वो कैंसिल हो गए हैं, ये
ये कितना कैंसिल बड़ा- भी हो गया, फिर आप 6 घंटे पहले जब आप कोरोना का टेस्ट करा रहे हैं, आप पॉजिटिव हो गए तो आपका टिकट भी बिल्कुल, बड़ा गर्क हो बिल्कुल गया। ऐसे ही तो है। पैसे का भी बहुत ज़्यादा है, आपकी सेहत भी, आपके माइंड का भी, आपके बिल्कुल। स्ट्रेसेस लेवल हाई हो रहे हैं, आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन जो मैंने पहले बताया तो कि ये डॉक्टर बहुत ज़्यादा साहब, है। इस सिचुएशन में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की तरफ बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो इसको कम करने के लिए क्या ऐसे इकदाम किए जाएं कि लोग इस जानिब ना जाएं? देखिए, मेरे एक दोस्त हैं कार्डियोलॉजिस्ट ना, उनके पास वो 3 सफ़े की उन्होंने एक फ़ाइल बनाई हुई है अपने सही। पेशेंट की। तो वो पहले सफ़े पे लिखते हैं पैदल चलें, अच्छा, फिर वो कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है पैदल चलो। सही दूसरे सफ़े पे उन्होंने ये लिखा हुआ सही। है, वो कहते हैं कि हर सूरत में पैदल चलना, सही, तो हमें पैदल चलना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, हम जो है वो साइकिलिंग करके खुश होते थे, अब गाड़ी पे जाके जो है साइकिलिंग करने जाते हैं। बिल्कुल। बड़े बड़े पैसे दे के हम जी जिम में जाके साइकिलिंग करके आ जाते हैं। तो क्या चीज़ें हैं, हमें सही। थोड़ा सा बैक मार के वापस जाना चाहिए। अगर सही। अल्लाह ताला ने हमें रिव्यू का टाइम दे बिल्कुल। दिया है तो हमें चाहिए कि हम थोड़ी सी वो चीज़ें कर लें कि लोग पैदल चल के बहुत खुश होते थे। आपके हार्ट की नई ब्रांचेस बनती हैं जब आप सही। पैदल चलते हैं, जब आप हाइकिंग करते हैं। ठीक है, आपका फैट जो है वो बर्न करते हैं। सही। आपको 2000 कैलोरीज पर डे चाहिए। आप एक बड़ा बर्गर खा के ना घर पे जाके कहते हैं अभी खाना भी खाना है हमने, तो वो फिर कैलोरीज आपकी बर्न ही नहीं हो रही। सही, यानी कि आपको पैदल चलने की ज़रूरत। बहुत ही खूबसूरत बात आज डॉक्टर साहब ने की है। एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप जो ज़िंदगी आप लोगों ने घरों में कैद कर ली हैं उससे निकलें बाहर, पैदल चलें, अपनी फ़िटनेस को देखें, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करें ताकि जो है वो आपकी सेहत भी बहुत अच्छी हो सके। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। आज हमने बात की बहुत कोरोना वबा पर, खाने पर कि क्या खाना चाहिए और किस चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए, क्या चीज़ हमें हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, क्या चीज़ हमारी मेंटल जो है इलनेस की जो है वो बायस बन रहा है, किस चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए। उस सारी चीज़ों पे तो बात हुई है, लेकिन साथ ही अब मैं बात करूँगी कि आजकल अगर मौसम को हम देखें तो बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, नौजवान हो या बच्चे। अगर हम बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज़ की बात करें, उनमें भी जो है ये पेट का दर्द और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं। तो डॉक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद है, तो मैं ज़रूर जो है वो उनसे पूछूंगी कि आज का मौसम और बच्चों का ये जो बीमार होना है बहुत ज़्यादा, डायरिया बहुत ज़्यादा आम होता चल रहा है, तो क्या वजूहत है? इसका अरूज ये है कि इस मौसम में ना फ्रेश खाना हमें चाहिए होता है। सही। अब माँ बाप दोनों अगर जॉब वाले हैं तो वो स्टॉक कर देते हैं फ्रिज में खाना, बिल्कुल। और बच्चों को इतना ही नहीं पता कि इसको बहुत हीटेड करके फिर खाना है गर्म करके। ख़ासतौर पे चावलों की अगर बात करूँ तो इसमें बहुत जल्द बैक्टीरियाज आ जाते हैं। सही। चावल तो बिल्कुल फ्रिज में रखे हुए ना खाएं, अच्छा। वो बहुत जल्दी डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया आपको उस तरफ ले जाता है। अच्छा। अगर खाना मजबूरी है तो फिर बहुत ज़्यादा गर्म करें उसे, सही। और ओवन में ना करें। सही। ओवन कैंसर का बाइस है। अच्छा। तो उसकी जो वेव्स है, और हमारी माएँ तो ऐसे भी कर रही हैं कि फीडर भी ओवन में गर्म करके दूध बच्चों को दे बिल्कुल, रही हैं अर्लियर। बिल्कुल ये ऐसे। भी पेट ख़राब कर रहा है। और प्लास्टिक का जो फीडर है, जो निप्पल है, ये भी बच्चों को बीमारी कर रहा सही। है। अगर फीडर बहुत ज़रूरी है तो शीशे का फीडर ले लें और निप्पल सही। को 2 से 3 रोज़ में चेंज कर दें। सही। चूसने की आदत बच्चों को डाल दी जाती है, वो आप कोशिश करें ना दें, क्योंकि सही। हर किसी को बच्चे में प्यार आता है, चूसनी नीचे गिरी होती है, वो बिल्कुल। हाथ से साफ करके उसके मुंह में डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे। और बच्चों को जो है वो चीक्स पे प्यार ना करें, मुंह के साथ मुंह लगा के प्यार ना करें। सही। दादा दादी, नाना नानी, खास तौर पे खुदा ना खास्ता अगर वो दमे के पेशेंट हैं तो बच्चे को सेंटर में डाला होता है, उधर से दादा प्यार कर रहा है, दादी प्यार कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल, अर्लियर ही बिल्कुल बच्चों में दमे की बीमारियां जो है वो सांस की सही। बीमारियां आ जाती हैं। हाथ पे प्यार कर लें, कोई ऐसी बात नहीं, बच्चा आप ही के बिल्कुल, पास है, बिल्कुल। बड़ा होगा। फिर भी ये पेंडेमिक चल रहा है तो इसमें तो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सही। तो हर एक बच्चे को प्यार करने की कोशिश करता है उससे। और ताज़ा खाना सुबह आप पकाएं, शाम तक फिनिश कर दें। जितना खाना आपका है उसको सही। स्टॉक ना करें, उससे बीमारियां को। ख़ासतौर पे पानी घर में उबाल के पिएं,
बाज़ार से पानी ना लेके आएँ, वो सारा दिन धूप में जल रहा होता है पानी। अल्ट्रा वायलेट शुआएँ जो हैं वो होके हम असली पैसे दे के तो गंद वो पेट की बीमारियां कर रहे हैं। तो सारा दिन धूप में, सबसे पहले जब अपनी दुकान कोई शॉप ओपन करता है तो पानी बाहर रख देता है, वो धूप सारा दिन पड़ती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धूप में गर्म किया हुआ पानी ना पिएं, इससे मैदे के अमराज और आपको बर्स हो सकती है जिसको हम लेकोडर्मा कहते हैं। तो स्किन इश्यूज भी हमारे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, स्टोमिक प्रॉब्लम्स भी बहुत हो गए हैं। घर में रात को आपने स्टील का देचका लेके 10 से 20 केजी पानी जो है 2-3 उबाल के बाद उसको उतार लें, सुबह ठंडा हो, मलमल के सफ़ेद कपड़े से ठंडा करके आप वो पिएं, वो सबसे बेस्ट है। आपके पैसे भी बचेंगे, आपकी सेहत भी अच्छी हो। सही वजीहा, बहुत ही खूबसूरत मैसेज जो है वो डॉक्टर साहब ने दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो देख रहे हैं वो ज़रूर इस पर अमल करेंगे। वजीहा, एक तो आज के मौजू के हवाले से भी आप हमें बताएं कि सोलूशंस की जानिब क्या इक़दाम होने चाहिए, किस तरह से नफ्सियात पे जो ये नेगेटिव असर पड़ रहा है वो किस तरह से पॉजिटिविटी की जानिब जाएं। अच्छा, इस पहलू को माइंड में रखते हुए, एस्पेक्ट को माइंड में रखते हुए मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि ऑडियंस को इस चीज़ का आइडिया हो कि हम जिस तरह फिज़िकली अपना ख्याल रखते हैं, अपनी डाइट का या अपनी एक्सरसाइजेस का, इसी तरह से मेंटली हमें बहुत सारी चीज़ें हम ले रहे होते हैं। रात को सोने से पहले हम जैसे फेस की क्लिनजिंग करके सोते हैं ना, मेकअप के साथ नहीं सोते या गर्द आलूद सब चीज़ें। इसी तरह से मेंटली भी हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, थॉट्स जो हैं वो आलूदगी की सूरत में चिपक जाती हैं या हमारे दिमाग में रह जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रात को सोने से पहले आप उस तरह की मेडिटेशन होगी, फॉर एग्जांपल माफ़ करके सोना, लोगों को माफ़ करके सोना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है में से एक है। रात को सोने से पहले अपना जो है अपनी पॉजिटिविटी को लेके हम क्या करते हैं, सोने से पहले हम अक्सर नींद इंसोम्निया का शिकार रहते हैं। पूरी रात हम कुछ ना कुछ, पूरे दिन में किसने हमारे साथ क्या गलत किया, क्या ज्यादती हुई, हम यही सोचते सोचते सो जाते हैं। ये बहुत मैटर करता है कि हम मेंटली अपने आप को फिट रखें और उसके लिए प्रैक्टिस करें। ऐसे नहीं है कि मेंटली फिट रखने के लिए आपको जो है बाकायदा बहुत हद तक डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए और आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। आप डेली प्रैक्टिसेस रखें अपने। हमारे यहाँ देखिए बहुत हद तक हम क्लाइंट कम कर रही है ये बहुत चीज़ें ना हमारा अक्सर। अच्छा वजीहा, मैं साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि ये बहुत बुरा इस चीज़ को हमारे माशरे में समझा जाता है कि जी साइकोलॉजिस्ट के पास आप जा रहे हैं ये, तो इस चीज़ को भी थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं कि एक बुरी चीज़ लोग समझते हैं कि पागल हो गए। Exactly. अच्छा, हम बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो रेगुलर बेसिस पे, जैसे कोई इशू आ गया, काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग लेने के लिए या बिलफर्स को डिसीजन लेने के लिए, एग्जाम की एंजाइटी हो रही है, कुछ छोटे छोटे इशूज़ के लिए भी क्लाइंट्स आते हैं। तो साइकोलॉजी में ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा डिसऑर्डर में आप फॉल कर रहे हैं तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। और मैं एक चीज़ अब नोट कर रही हूँ कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है, काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ रही है, लेकिन अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अभी बहुत कुछ और सीखना और समझना बाकी है। लोग अभी भी इसको अंडर कवर रखते हैं, बताने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। मैं खुद भी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए सेशंस लेती रही हूँ, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए सोसाइटी में आपको मूव करने के लिए इमोशनल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। सोशलाइजेशन, रिश्तों को चलाना या वर्क स्पेस में है वहाँ पे कैसे लेके चलना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं जो बहुत ज़रूरी है। आलिया, आप किस तरह से आज के मौजू को जो है वो सोल्यूशंस की जानिब जाएंगी, क्या इक़दाम किए जाएँ? एज WHO की भी आप वो हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी आपका एक्सपीरियंस है, तो उस हवाले से आप हमें कुछ बताएं। देखिए, बात यह है कि हयातियाती जंग या बायोलॉजिकल वॉरफेयर इस वक्त की बहुत बड़ी हकीकत है। सही। जो लोग ये समझ रहे हैं कि चीज़ें पहले की तरफ पलट जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। सही। जो नया लाइफस्टाइल है, जो नए तरीक़े हैं, इन्हें हमें अपनाने की ज़रूरत है, लेकिन कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि उनमें से जो अच्छी चीज़ें हम देख रहे हैं हम उन चीज़ों को अडॉप्ट करें और जो बुरी चीज़ें हैं उनको हम निकाल दें। हमने बहुत सी अच्छी चीज़ें भी तो देखी हैं, फैमिलीज करीब हो गई, हमें अल्लाह के नज़दीक होने का एक मौका मिला है। सही। लोग सादा खुराक की तरफ आ गए, बिला वजह बाहर आवारा घूमते रहना कम हो गया। सही। तो इन चीज़ों को हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है। खुराक में एक मुतवाज़न ग़िज़ा लेने की ज़रूरत है, सही वक्त पे सोने की, जागने की ज़रूरत है, एक रूटीन सेट करने की ज़रूरत है। आलिया, साथ ही साथ एक मैसेज हमारे नाज़रीन को आज दे दें, एक ही लाइन में, वक्त की कमी है, कि आज के हवाले से, आज के मौजू के हवाले से आप क्या आज नाज़रीन को जो है मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक शेर के ऊपर इसके अख्तिताम करूंगी। मेरा जो मैसेज है वो, जो यकीन की राह पे चल पड़े, सही, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पर बहक गए। तो मैसेज यही है कि बहकने की, डरने की, खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है।
वो नेल्सन मंडेला के अल्फाज में अगर इख्तिताम किया जाए तो ये है कि बहादुर वो नहीं होता जो खौफज़दा ना हो, बहादुर वो होता है जो अपने खौफ पे काबू पा लेता है। सही, बहादुर वो होता है जो पे अपने काबू पाने की ज़रूरत है। वजीहा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि पेंडेमिक हो या कोई भी हमारे पे कोई भी चैलेंज आ जाए, ये बहुत मैटर करता है कि हम उसमें रहकर अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। तो मेरा मैसेज यही है कि ग्रोथ पे फोकस रखें ताकि हम इन चैलेंज से जब निकले तो हम ग्रूम होके निकले रेदर देन डैमेज होके ना निकले। सही। डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि ख़ुद भी टॉलरेंस सीखें और बच्चों को भी सिखाएं, सबसे बेहतर तो यही है। इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी सेटअप में आ जाए। सही। आलिया हमारे साथ मौजूद थी, वजीहा, डॉक्टर सज्जाद साहब आप मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों के वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज की गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी। आज का टॉपिक बहुत ही सोच समझ कर रखा गया था। इस वक्त जिस दौर में हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, इसमें क्या मुश्किलात हैं, किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आज का मौजू चुना गया था। और हमारे मेहमानों ने बहुत ही खूबसूरती से जो है वो आपको बताया कि किस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, किस तरह से जब आपके पास मुश्किल आती है डट कर उसका किस तरह से मुकाबला करना है, उसकी ज़रूरत है। पेरेंटिंग का जो है वो बहुत बड़ा रोल है इस वक्त के बच्चों की तरबियत किस तरह से की जाए, किस तरह से ऑर्गेनिक फूड की जानिब लाया जाए बच्चों को इस वक्त जो कि घरों में कैद हो गए हैं, जो सिर्फ एक डोर स्टेप पे जो है हमारे पास हर चीज़ आ जाती है। इन चीज़ों से दूर करने की ज़रूरत है बच्चों को। फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, इस जानिब आने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आज के भी मौजू से आप लोगों ने गुफ्तगू से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अपना ख्याल रखिए। कल नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। ज़िंदगी रही तो अल्लाह हाफ़िज़।